आपका क्या एनालिसिस है सर कि जिस स्पीड से और वेलोसिटी से और हीट से सिनेमा कंज्यूम हो रहा था आज से 10-15 साल पहले एटलीस्ट थिएटर्स एटसेट्रा में, व्हाट हैज हैपेंड टू दैट मैजिक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर गेस? देखिए, थिएट्रिकल बिजनेस कम तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं थिएटर का बंदा हूँ। मेरी पूरा करियर मेरा जो है वो सिनेमा हॉल्स के साथ ही जुड़ा है। जो मैं आज आपके साथ में बैठा हूँ, जो कुछ मैंने काम किया है वो उस सिनेमा के घरों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा बिलीफ पूरा है सिनेमा घरों में। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक तो ये कि हमने देखिए, क्वालिटी ऑफ फिल्म्स में मैं बात नहीं करूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फिल्म्स आपके कलीग्स हो जाएंगे, आप क्यों उस पर कमेंट करोगे ज़्यादा? नहीं, अच्छा। क्योंकि वो तो एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल हमेशा रहने वाला है। जब आप फॉर्मूला करते हो तो उसमें एक वेरिएबल, जैसे दिस इज अ वेरिएबल, फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो उसको अगर हम अलग रख दें क्वालिटी ऑफ सिनेमा, क्योंकि वो कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। हम लोग कभी कभी सर्कल्स में भी जाते हैं, एक ग्रोथ होता है। हाँ। तो वो एक वेरिएबल है, उसको अगर अलग रखें तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो एक बेसिक बिजनेस का एक तरीका होता है, वो हम लोग काफ़ी अजीब फॉलो करते हैं। तो लिहाजा उसकी वजह से भी बहुत कम हो गया है थिएट्रिकल बिजनेस। हमने एज एन फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसे कुछ कदम लिए हैं जिससे हमें खुद नुकसान हुआ है। जैसे थिएट्रिकल जो विंडो है वो बहुत कम, छोटी हो गई है। उससे जाहिर है अगर आप घर पे फिल्म देख सकें तो फिर आप क्यों थिएटर में आएंगे, राइट? वो भी बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए। बिल्कुल। तो फिर मतलब और क्या कहा जाए? नहीं सर, पता है, आई गिव यू एक यंग पर्सन्स पर्सपेक्टिव। मैं अब आपके इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। शायद जी। अगर मैं हिम्मत करूँ तो हमारी इंडस्ट्री कॉमन ही है एक सेंस में, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और मेरे को लगता है काफ़ी बार लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि ये ना इट्स अ हार्डवेयर थिंग। कि ना देखो, टेक्नोलॉजी का बेस हार्डवेयर रहता है और जब हार्डवेयर चेंज होता है तो यूजर बिहेवियर चेंज रहता है। अब आपकी मूवी या मेरा पॉडकास्ट या मेरे दोस्त की कहानी, चाहे वो नॉर्मल कहानी हो, इट इज कंपीटिंग विद द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, स्वाइप। और वो हार्डवेयर अब हाथ पे है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मूवी लगा के देखना चाहता हूं अपने टीवी पे। जब मैं 25,000 टाइप का नॉनसेंस कंटेंट जो मेरे दिमाग को बिल्कुल ऑफ कर देता है हाथ पे देख सकता हूं, तो मैं वो सेम चीज जाके सिनेमा गाड़ी चलाऊं, 1,000 रुपए की टिकट खरीदूं 2 लोगों के लिए, आसपास कोई बदतमीजी ना कर रहा हूं, मेरी वाइफ से इस चीज की टेंशन लूं, एंड दोस फैक्टर्स स्टार्ट कमिंग इनटू प्ले। मेरे को लगता है इट्स अ हार्डवेयर थिंग। आप उसके बाद सीधा यूट्यूब पे जा रहे हो ना? नहीं, हम सिर्फ थिएटर में आ रहे हैं। थिएटर के बाद कहीं नहीं, हम सिर्फ थिएटर में हैं। फिर आगे देखेंगे क्या होना है, पहले हम सिर्फ थिएटर में आ रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ थिएटर में हो? जी, लेट्स गो। सिर्फ थिएटर में। फुल एंजाइटी। थिएटर वाला रिलीज सिर्फ तो फुल एंजाइटी। Wow, what does Amir Khan's anxiety feel like? What is it? What are the thoughts in your head? चलेगा नहीं चलेगा, this type of stuff? हाँ, सबसे तो एक्चुअली ये फिल्म, हर फिल्म की अलग क्वालिटी होती है। ये फिल्म मैंने ख़ास तौर से इसलिए भी बनाई है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे समाज के लिए, न्यूरो डाइवर्जेंस। और मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी कभी कभी इंसेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि जो लोग पीपल विथ मेंटल डिसेबिलिटीज, ओके, आई थिंक दिस इज द लीगल टर्म फॉर इट इन इंडिया। श्योर। एक होते हैं न्यूरोटिपिकल, जैसे हम लोग नॉर्मल जिसको बोलते हैं वो न्यूरोटिपिकल कहलाते हैं, और न्यूरो डाइवर्जेंट मतलब जिनकी न्यूरोलॉजी इंटेलेक्चुअली थोड़ी अलग है, इंटेलेक्चुअली वो थोड़े अलग हैं हमसे, राइट। और तो ये एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हमने ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कभी ये इतनी बड़े पैमाने पे इस पे कोई फिल्म नहीं बनी है, या जब मुझे जो याद आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ द एंटायर टीम हैज़ मेड दिस फिल्म बिकॉज वी वांट टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट दिस टॉपिक। तो एंग्जाइटी ये भी रहती है कि ये हर जगह पहुंचेगी कि नहीं, ये फिल्म लोगों के दिलों तक पहुंचेगी कि नहीं, जो हमने कोशिश की है लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए वो हमने सही किया है कि नहीं, वो कितना असर छोड़ेगी फिल्म लोगों पर। दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स। जो एंग्जाइटी आप पूछ रहे थे, राइट, इट्स वन ऑफ देम। इज देयर अ सक्सेस फेलियर एंग्जाइटी एसोसिएटेड विद इट? जी हाँ, यकीनन। मैं चाहता हूँ अनडाउटेडली हम कामयाब हों, मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म पसंद आए लोगों को। हाँ,
Interesting. The first movie that I ever cried in, ever, was तारे ज़मीन पर. ओके. और मैं 2006-7 की रिलीज है सर. 2007 या 8 की है शायद. अच्छा सर, 2007 एनीथिंग या यू 8 वांट मी टू पुल अप, हमारे पास जादू है. ओह, वी कैन जस्ट पुल अप हियर एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, है ना. आई थिंक 2007 की है ना, बिकॉज आई वाज इन 7th ग्रेड. जी. और मेरे को याद है, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मूवीज देख के रो सकते हैं. मतलब आप 10-11 साल के बच्चे को क्या पता होता है. एंड आई रिमेंबर वॉचिंग इट एंड क्राइंग. एंड चलो टू फोकस ऑन तारे ज़मीन पर. देयर इज समथिंग अबाउट अ स्टोरी दैट इज सो वेल टोल्ड कि वो दिल को आर पार कर जाती है. एंड यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ गिविंग सिनेमा लाइक दैट, all the way from Andaz Apna. But then also Lagaan. You know what I'm talking about. What is that? एक स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो दिल को छू जाता है? I wonder. देखिए, मेरा ये मानना है कि जब लिखाई अच्छी होती है ना, तो चाहे जो भी टॉपिक पे हम फिल्म बनाएं वो दिल को छू लेती है, अगर लिखाई अच्छी हो. तो राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है हर फिल्म के लिए. कोई स्ट्रक्चर रहता है ऐसा? Is there, if I'm ever telling a story to my friends, do I need to remember something that's going to help my story land better? Or if I'm ever writing a story? Well, for cinema, I can give you a few basic Yeah, tell me. tips. एक तो ये होता है कि premise बहुत ज़रूरी होता है. You need to have a clear premise. कि आप जो कहानी कह रहे हैं वो आप कहना क्या चाह रहे हैं, एक लाइन में आप क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे दंगल का अगर हम ले लें तो मारी छोरियां छोरों से कम है कि. This is the main thought of the film. Brilliant, okay. So you need a strong premise and a affirmative premise. It should be an affirmative sentence. और clear premise होना चाहिए. और उस पे फिर फिल्म बनती है premise पे. दूसरा ये कि आपका जो गोल सेटिंग है वो जल्दी हो जाना चाहिए. फिल्म की शुरुआत में ही आप ऑडियंस को बता दें कि ये कहाँ जा रही है फिल्म. जैसे कोई रिवेंज फिल्म है, यादों की बारात, बहुत पहले 70s में आई थी. 3 भाई हैं, अपने माँ बाप को का मर्डर खुद अपनी आंखों से देखते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं. तो जैसे ही वो प्रोलोग ख़त्म होता है कि बच्चे बिछड़ गए, माँ बाप का कत्ल हो चुका है, तो हम एज एन ऑडियंस हमको पता है कि ये फिल्म कहाँ जा रही है. ये 3 बच्चे जो हैं ये बड़े होके मिलेंगे, एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और फिर विलन से बदला लेंगे. सो द गोल इज सेट वेरी अर्ली इन द फिल्म. फिल्म की शुरुआत में ही पहले 10-15% में हमको समझ में आ जाता है कि कहानी कहाँ जा रही है. लगान में जब भुवन बोलता है शर्त मंजूर है, योर गोल इज लॉक्ड. I see. So goal locking is an important aspect early enough. And फिर 2-3 चीज़ें important है कि आप जितना streamlined रखो narrative को, character development अच्छा हो, जो main plot है उसके साथ साथ सब प्लॉट्स भी हों इंटरेस्टिंग, और जो रेजोल्यूशन है वो मेन प्लॉट ख़त्म होने से पहले आपके सब प्लॉट्स ख़त्म हो जाने चाहिए. यू शुड वाइंड अप द सब प्लॉट्स बिफोर द मेन प्लॉट, बिकॉज एक दफ़ा मेन गोल अचीव हो गया उसके बाद पब्लिक ध्यान नहीं देगी. फिल्म हो चुकी है मेरे लिए. राइट. तो ये खुला हुआ लूप रह गया. कुछ बेसिक चीज़ें हैं हाँ. जिसका ध्यान रखना पड़ता है. गजनी में सर गोल सेटिंग थोड़ी लेट होती है ना, बिकॉज फर्स्ट यू आर शोइंग ऑल दिस हैप्पीनेस एंड इट्स ऑल गुड. नहीं. अच्छा. गजनी तो शुरू होती है वो प्रेजेंट टेंस में, जब आप देखते हैं कि वो किसी आदमी को मारता है वो. राइट. तो आप वहीं से कंफ्यूज आते हैं कि इसको कुछ याद नहीं आ रहा है, ये फोटो ले रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है. I get it. You are right. क्योंकि वो शुरू में when it shows all that confusion and that guy all jagged, मतलब you all jagged and whatever, that's the moment you are already aware कि कुछ होने वाला है. There's some strangeness about to occur. Yeah. I see. That's very interesting. एक किताब है आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग. By? राइटर का नाम बड़ा मुश्किल है यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ. उससे पूछा मैंने. वो ढूंढेगा ना? यूजीन या हाँ. आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग. द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग. तो वो किताब बड़ी हेल्पफुल है, ना सिर्फ थिएटर के लिए लेकिन सिनेमा के लिए. वो लिखी गई थी थिएटर के लिए. ये है लाजोस एग्री. हाँ, बड़ा मुश्किल नाम है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता. कहाँ का है लाजोस एग्री भाई? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो यार कहाँ का ये. अच्छा, हंगेरियन है. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. 1888. There's something about stories जो इतना टाइमलेस रहती हैं कि वो 1888 में बुक लिखता है, हम आज तक उस बुक को पढ़ते हैं. एक्चुअली उसने पूरा एक उसका साइंस राइटिंग का एक he's actually broken down writing. हाँ.
एंड आई थिंक व्हाट ही डिड इज दैट ही ट्राइड टू, अच्छा ये जो वो समझाता है लिखाई के बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम राइटिंग. अदरवाइज यू कैन राइट एनी हाउ, कोई रूल्स नहीं है राइटिंग में, कोई रूल्स नहीं है, आपको जैसे लिखना लिखिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपके मटेरियल से कनेक्ट हों, तो फिर वो आपको बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली लोगों को जोड़ के रखती हैं. और वो उसने जो रिसर्च किया है उससे ये सारी चीज़ें निकली हैं कि प्रेमाइस क्लियर होना चाहिए, गोल सेटिंग जल्दी होनी चाहिए, ये सब. इंटरेस्टिंग. और कभी कभी हम रूल भी तोड़ते हैं राइटिंग का, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप खुद समझते हैं कि ये रोल मैं तोड़ रहा हूँ और क्यों तोड़ रहा हूँ, कि इसका पे ऑफ क्या होने वाला है. हाँ. कभी कभी आप रूल को आपको तोड़ना भी पड़ता है. But you should know why you're breaking the rule and what you're going to, why you're doing it. I always say you are allowed to break the rules once you're the master of it. Ki it only comes as a function of now I am the master of these rules. Now I can break it to style. Now I can break it for function. But before that, if you try to break rules, maybe it will crumble. Whatever the game might be. Yeah. उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई तो है. But मुझे लगता नहीं कि मैं मास्टर हूँ. हम सब स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, हम सब स्टूडेंट्स हैं. हाँ. किसी भी फील्ड में हम सब हमेशा सीखते रहते हैं. Sure. जी. But to whatever extent, sir, ये तो आप ले ही सकते हो compliment that you've done fantastic work. The country loves you. You've made cinema. I've very rarely connected with cinema. Cinema is not my strength. The only person, like I said, मैं पढ़ाई जब करी, I did it with 3 Idiots का attitude. The first film I cried in was तारे ज़मीन पर. सत्यमेव जयते gave me my moral fabric. I was right at that age also. जब सत्यमेव जयते air हो रहा है, I'm like 14, 15. Like, those issues were, wow, oh my God. And मैं ना कल बैठ के सोच रहा था कि forget the podcast. If I'm just talking to Amir sir, what am I going to ask him? And I wanted to really ask you this. Do you think what do you think is art's responsibility? आपको लगता है कि आर्ट में there is a need for there to be, because you do a lot of social messaging. जी. देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं सिनेमा की बात करता हूँ. सिनेमा की बात, हाँ. मुझे लगता है कि the primary or fundamental responsibility of an entertainer in cinema is to entertain. अगर आपको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए तो आप कॉलेज जाएंगे. आप सिनेमा हॉल आए हैं तो जाहिर है आपको मनोरंजन चाहिए. जी. सो दैट आई एम शार्पली अवेयर ऑफ दैट माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटरटेन. बट मुझे ये भी लगता है कि हर प्रोफेशन जो है समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है. जैसे डॉक्टर्स हेल्थ हमें हेल्थ देते हैं. जो लोग पुलिस फोर्स में हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं. जो हमारे जवान हैं वो हमको सेफ रखते हैं. हर प्रोफेशन जो है सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है. जुडिशरी जो है वो जस्टिस देती है. तो एक क्रिएटिव इंसान का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में? तो मुझे लगता है कि यकीनन लोगों का दिल बहलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ भी एक जिम्मेदारी और है. अगर हम वो जिम्मेदारी लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है. और वो ये जिम्मेदारी है कि एक्चुअली यू कैन कंट्रीब्यूट टू, आप लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं, आप उनके जज्बातों को टटोल सकते हैं, आप उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं. So I feel that the job of an artist is not just to entertain. Yes, that is the main job. But उसके साथ साथ it is also the job of an artist. When I say artist, I'm including painter, poets, writers, सारे fine arts, सब जो भी जिस फील्ड में भी हैं आर्टिस्टिक फील्ड में. तो आपका एक तरह से you bring grace to society. You inspire people. You can if you want to. And इसमें नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि नेशन जो बिल्ड होता है वो इमारतों से नहीं होता, वो लोगों से होता है. और जब आप यंग माइंड्स को सही इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर आप एक पूरे जनरेशन को एक सही दिशा दे पाते हैं. मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पे. जो मैंने गाने सुने हैं, जो हमारे लिरिक राइटर रहे हैं हिंदुस्तान में, नीरज जी, शैलेंद्र जी, मजरू साहब, सारे जो साहिर साहब, इन सब की पोइट्री में इतना कुछ कह जाते हैं. ये they make you think, they make you feel, they make you realize so many things. That's all part of building you
इट बिल्ड्स अस. हम एक कमाल की पोइट्री सुनते हैं, हम कबीर का दोहा सुनते हैं, उसका असर होता है हम पर. 100%. हम एक पेंटिंग देखते हैं, उसका असर होता है हम पर. हम कोई कहानी पढ़ते हैं, उसका असर होता है हम पर. तो एक्चुअली अगर आपको अगर मतलब इफ one of the things that a creative person can also do other than just entertain people is to bring grace to society, is to inspire people, is to give hope to people. Very interesting. Yeah. I actually think जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में पोएट्री की क्षमता है, जी सर, मतलब ऑफ कोर्स आई स्पीक ओनली इंग्लिश अदरवाइज, जी, बट आई इंग्लिश में वो नहीं है. लाइक मैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ते हुए बड़ा हुआ, कबीर के दोहे, चाहे नुसरत फतेह अली खान ने जो कवालियां गाई वो किसी ने भी लिखी हो पीछे. जी जी जी. सर क्या बातें कर जाते हैं. एंड व्हेन यू वर सेइंग पोएट्स आर अमेजिंग. वो 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि मतलब 8-8 10-10 साल तो आदमी को वो ब्रेक डाउन करने में लग जाते हैं. आप सोचते ही रहते हैं उसके मेरी मधुशाला की कॉपी में पूरे सब जगह मैंने ना वो फोल्ड कर रखा है कि इसको दोबारा रिविजिट करना है. ये पूरी लाइफ का ज्ञान है 4 लाइनों में. बहुत नेक्स्ट लेवल. बट आई थिंक एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट जो सिनेमा के पास है इंडिया में इज एंटरिंग पीपल्स लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस. आपने डिसलेक्सिया बोला तारे जमीन पर, पूरे इंडिया को पता है डिसलेक्सिया क्या है. एंड आई गिव यू अ ट्रिवियल एग्जांपल. वन ऑफ यू comes up with 6-pack abs. उससे पहले इंडिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर 6 packs का. Suddenly 6-pack abs is a thing. You come out with 8-pack abs. Now 8 packs are a thing. Then people start wondering 12 भी होते क्या? Like अब क्या करें, चिपका ले. And so there is a influential power in cinema. Cinema is a very secular medium in that everybody consumes it. The entire country consumes it. And once a film crosses a certain threshold, the entire world consumes it. जी. And you are able to insert through entertainment एक वो पतला सा ख्याल जो याद रख लेना. Whether that is excellence. 3 Idiots में that was the lesson I took. Chase excellence. Chase excellence. Success आएगी झक मार के पीछे. That was the message कि तू excellence chase कर, success तेरे पीछे झक मार के जब वो shaving वेविंग कर रहे होते हैं. Correct. And you are right. मतलब मैंने शायद काफी undervalue किया अपनी early life में in कि क्या impact हो सकता है. But now in this moment when I look back and what 3 Idiots did for me in my college career and how it has followed through, I am multidisciplinary. I've read more books than I can remember. I've read more scientific papers than I can remember. I've written more than I can remember. Purely because somebody said to me, excellence chase kar. And that has currency. That has value. That's what I think. Yeah, yeah. I think it is also an additional challenge एक आर्टिस्ट लेता है जो कि मैं यार इसमें ना एक मैसेजिंग भी करूंगा जी, क्योंकि मैं हंसा के छोड़ सकता हूँ. जी जी जी. मैं ठिठला के छोड़ सकता हूँ. हाँ. तो आई थिंक जब एक ऐसी स्क्रिप्ट सामने आती है जो अच्छी भी लिखी हुई है, which entertains you also, but is also saying something very important, then I get very attracted to these kind of scripts. कि कहानी भी अच्छी है, हमारा मनोरंजन भी कर रही है, लेकिन हमको बहुत कुछ दे भी रही है. In view of that, how do you think of भाग डी के बोझ डी के now? I don't think डेली बेली का कुछ खास सोशल मैसेज था. सर था, टेस्टी खाने को लेके मैसेजिंग था, जुलाब लग जाएंगे ये मैसेजिंग थी, आप भूल रहे हो. उसका एक ही मैसेज था, shit happens. Yes, right. डेली बेली का एक ही मैसेज था. Damn that movie में सर मैंने कितने गोरों को पिक्चर दिखाई है ना कि तुम्हें समझाता हूँ मैं हूँ कहाँ से, आओ बैठो. That movie became a cultural bridge to Delhi. जी जी. Wow, what a film. वो मूवी और उसकी ओपनिंग इतनी बोल्ड मूवी रही वो. शुरू में वो दुनिया में जब वो स्टार्ट होता है गाना ऐसा ही कुछ ना, राइट? इट्स फकिंग ब्यूटीफुल. सेगल ब्लूज. हाँ, राइट राइट. टेल मी द स्टोरी ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी. ओह, फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी. टेक अ सेकंड. चाइल्डहुड मेमोरीज तो बहुत हैं. व्हाट डू यू रिमेंबर मोस्ट फॉन्डली? Some birthday party, some friend hangout. I spent a lot of time with my mother growing up. And what was that like? Tell me. Lovely. She's a very wonderful, warm, soft-hearted person. She's very caring. हम सब में multiple intelligences होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि reading and writing maybe for some of them. You could be a good orator, you could be. अम्मी की खासियत ये है कि she's a very caring person. She has the intelligence of picking up that यार इस आदमी को इस चीज़ से बुरा लग रहा है. She can sense very fast that a person is not feeling good, and she's very caring. So that's something I picked up from her.
What would you do with her in your childhood? Like, how were you spending time? आप क्या कहानियाँ सुनते थे उनसे? नहीं, I should just hang around with her. अच्छा, A lot of times. वो घर का काम कर रही होती थी या कुछ अपना काम कर रही होती थी, you just hang out. अरे वो शॉपिंग भी जाती थी तो हमको साथ में लेके चलती थी, हम लोग बहुत पकते थे शॉपिंग के टाइम पे, हाँ, I'm sure. लेकिन साथ में रहते थे. So I spent a lot of time with me growing up. One of the worst memories of my childhood is going shopping with my mother. क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हूँ यार, अब खत्म करो, क्या खरीद रहे हो, मेरे को तो समझ चल ही रहा है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, चल ही रहा है. Right. And some of my best childhood memories are जब मैं 3, 4, 5 साल का था, मैं सोने लगता था ना, तो मेरे पापा मेरे को पंचतंत्र से, महाभारत से, रामायण से स्टोरी सुनाया करते थे एवरी डे. वाओ. एंड वो सुनाते सुनाते खुद सो जाते थे और सुनते सुनते हम भी सो जाते थे. बट अगेन वो स्टोरीज ने जो फाउंडेशन क्रिएट किया ना, जी. एक मॉरल फैब्रिक क्रिएट किया, एक एथिकल फैब्रिक क्रिएट किया, वो बहुत इम्पैक्टफुल था. एंड दैट्स कनेक्शन मेमोरी. या आई आल्सो लव्ड स्टोरीज व्हेन आई वाज अ किड. आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू स्टोरीज. तो हमारी जो कुक थी, वो उनका जब डिनर हो जाता था, खाना पकाना हो जाता था, तो हम उनके पास जाते थे, कुछ कहानी सुनाइए, शेख चिल्ली की कहानी सुनाइए. फिर हवा महल प्रोग्राम आता था. अच्छा. रेडियो पे. अच्छा, उसमें सुना आपने हवा महल? नहीं, अरे अब आज भी आता है, सुन सकते हैं. हाँ, क्या होता है उसमें? रेडियो प्लेज हैं 10-15 मिनट के. अच्छा, ओके. प्लेज हैं प्रॉपर, लाइक ऑडियो वॉइस प्लेज. एक्टर्स. हाँ. तो फिर चूंकि अब्बाजान फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो बहुत राइटर्स, डायरेक्टर्स घर पे आते थे कहानी सुनाने के लिए अब्बाजान को. तो मुझे चूंकि कहानियाँ बहुत पसंद थी, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 6 years old. तो आई थिंक उस उम्र से लेके 16, 17, 18 बरस की उम्र तक जब मैं असिस्टेंट बन गया और काम करने लगा, तो सैकड़ों कहानियाँ सुनी है मैंने घर पे अब्बाजान के साथ. मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा. तो एक्चुअली वो मेरा गुरुकुल स्टाइल ट्रेनिंग चल रहा था, which I didn't know. हाँ, I didn't know that time. मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा. लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली दैट वाज माय ट्रेनिंग ग्राउंड, जो हमारे आसपास फिल्में बन रही थी और हम देख रहे थे. राइट. बट सर, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक, आई मीन, आई एम टू यंग टू नो, बट आपके आसपास सिनेमा हो रहा है, आप बॉम्बे रह रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ सॉलिड, लेट्स से सॉलिड फिल्म फैमिली. आई डोंट वांट टू, योर फादर वाज अ प्रोड्यूसर, you said. My right? father was a producer. Right. Is that now it is the natural consequence of things. Now, agar if my father was a producer, most likely I'd be acting. It just begs the future to happen. तो आप, were you considering an alternate career at some point? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था. और एक्चुअली ये अब की बात नहीं, ये पहले से बात है, जो इट्स वेरी नेचुरल फॉर चिल्ड्रन टू टेक ऑन व्हाट देयर पेरेंट्स आर डूइंग. बिकॉज आप देखते हैं आपके आसपास वो चल रहा है, तो लॉट ऑफ किड्स एंड अप डूइंग व्हाट देयर फादर्स और पेरेंट्स आर डूइंग. इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. बट मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं स्पोर्ट्स में बहुत मेरी दिलचस्पी थी, तो आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन. What would you play? Cricket? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ऑल रैकेट गेम्स, टेनिस, Paddle? टीटी. पैडल तो अब आया है. I'm just joking. हाँ. तो खेल कूद में बहुत रुचि थी मेरी, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा. हाँ. लेकिन जब 10वीं के बाद जब छुट्टियाँ होती हैं, तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था आदित्य भट्टाचार्य. अच्छा. बासु भट्टाचार्य के बेटे हैं आदित्य भट्टाचार्य. बासुदा वाज अ फिल्म मेकर. तो आदित्य चाह रहा था कि वो एक स्टूडेंट फिल्म बनाए, और उसने मेरी मदद मांगी. ऐसे रिया आई हेल्प यू. तो हम लोग ने, आई वाज हेल्पिंग हिम बेसिकली. क्लासमेट्स थे हम. तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो छुट्टियां होती हैं, उसमें हमने वो फिल्म बनाई. उसने डायरेक्ट की, मैंने उसकी मदद की. सारे डिपार्टमेंट्स हम 2 ही लोग थे, हम लोग सब कुछ कर रहे थे. तो वो जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो 1 महीने का, इतना मुझे मज़ा आया वो काम करके, कि मुझे लगा हाँ ये दुनिया है, मुझे इस दुनिया में रहना है, कहानियों की दुनिया में. सो आई वाज अराउंड 16 or so when I first decided I want to be in the films. Very interesting. हाँ. Is this the fellow? ये आदित्य है. हाँ, ये आदित्य भट्टाचार्य है. This is Aditya. Are you still friends, I'm assuming? Yeah, we are still friends. Wow. So this man gave you the sort of impetus. एक बार अंदर आपको छोड़ दिया कि देख पिक्चरें कैसी लगती हैं. हाँ. फिल्मों में काम करने का जो एक मजा होता है, वो पागलपन जो होता है, वो एक्सपीरियंस मैंने किया फर्स्ट हैंड जब मैंने आदित्य के साथ काम किया. उसकी पहली फिल्म का नाम था पैरानोया. इंटरेस्टिंग. शॉर्ट फिल्म थी 40 मिनट की, और उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था. साउंड ट्रैक ही नहीं था. अच्छा, तो मतलब वो जस्ट विजुअल. अच्छा, जस्ट विजुअल. एंड सो ऑकवर्ड साइलेंस, हिसिंग साइलेंस. जस्ट पूरे थिएटर में सन्नाटा होता था, सिर्फ स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स चल रहा है.
और वो विजुअल्स आर समवॉट ये साइकोलॉजिकल पैरानोया स्टाइल में कि कुछ मतलब आदमी में इट वॉज अबाउट अ बॉय ग्रोइंग अप. 16 साल का लड़का है वो, किस तरह, व्हाट इज हिज रिएक्शन टू experiencing violence for the first time. Interesting. What is the reaction to his parents? What is his reaction to his first kiss? What is the reaction to his, getting physical for the first time with his girlfriend? तो एक उस उम्र के लड़के की experiences या psyche and how he's, so it was a kind of a slice of different emotions. It wasn't really a linear script or, with a specific plot in it. ऐसा नहीं था. More a collection of scenes. My guess is कि you were probably closer to your mother when you were growing up. Yes. आपको मारा किसने ज्यादा है, आंटी ने कि अंकल ने, या नहीं अब्बाजान ने. अच्छा. हाँ अब्बाजान ने. कितनी बार मारा होगा, मतलब was it frequent? About I don't know. It's a weird question. I'm sorry. नहीं इतना frequent भी नहीं था. हाँ. एक आध दफा हम लोगों को मार पड़ी है, एक आध दफा. हाँ. क्या मस्ती करते थे ऐसी? अब बस छोटे थे, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते थे. फैसल और मैं, हम लोग दोनों भाई थे, झगड़ा करते रहते थे, ये वो कुछ. तो और अब्बाजान का हाथ काफी भारी भी था. हर तो फिर पापा होता है. वो उसका प्रिंट भी आता था. फिर अगले दिन स्कूल जाना है तो सब नजर आता था कि इसको पढ़ी है भाई. मेरे बाबा ने मेरे को टोटल शायद लाइफ में 3 बार थप्पड़ मारा है, बट 30 साल हो गए, 30 साल गिनाया उन्होंने. तेरे को याद है एक बार मैंने तेरी पिटाई करी थी? एक तेरे को याद है? ओ भाई आदमी को इतना बुरा लगता है, बट हाँ इन रेट्रोस्पेक्ट ठीक लगता है. रेट्रोस्पेक्ट में इतना बुरा नहीं है. टेल मी अबाउट दिस आइडिया ऑफ परफेक्ट. What do you think of perfect या perfectionism? That label got associated with you for quite a bit. What do you think of that label? Start with the idea. What is perfection to you? I think creativity में perfection जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना नज़रिया होता है. कोई एक तरीका होता नहीं कोई भी चीज़ करने के लिए. So there's no perfect way of doing anything in the creative world. So I don't believe in perfection. I believe in magic. Say more. तो जब हम कुछ भी कोई सीन कर रहे हैं या कोई मोमेंट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उसमें मैजिक हुआ कि नहीं. Did we get something which was really special? Which may have happened by mistake also. Sure. But I'm looking for magic, not perfection. And how do you get a sense of magic? You just watch it and you know it, or is there? You come to know, you feel it. Okay. What do you think of that whole media labeling that happened around you? Mr. Perfect, Mr. Perfectionist, something of that nature? वो लेबलिंग एक्चुअली पता नहीं कुछ 15-20 साल पहले वो लेबलिंग हुई थी. राइट. आई थिंक मेरी फिल्में एक के बाद एक चल रही थी, तो आई थिंक मीडिया को समझ में नहीं आया कि क्या करें. नहीं, नॉट कि इसको बिकॉज तो उनको लगा यार ये परफेक्ट है, इसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं. तो आई गॉट दैट लेबल परफेक्शनिस्ट. बट हालांकि क्रिएटिविटी में कुछ होता नहीं है परफेक्ट. अलग होता है, हर आदमी अपना अलग करता है. श्योर. बट इट वॉज ऑल्सो बिकॉज आप बहुत हाइपर फोकस्ड, एक मूवी एक साल में, समथिंग ऑफ दैट नेचर वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर रेpertoire ना उस टाइम पे, कि मैं बहुत फोकस्ड काम करूंगा. लगान तक मैंने एक वक्त पे एक से ज़्यादा फिल्में की हैं, क्योंकि उस वक्त लोग ऐसे ही काम करते थे. और मैंने कई सालों से मैं कोशिश कर रहा था कि हम एक वक्त पे सिर्फ एक फिल्म करें, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स उसके लिए तैयार नहीं थे. फिर लगान जब मैंने प्रोड्यूस की तो फिर मैंने कहा कि भाई ये इस वक्त हम सिर्फ एक ही फिल्म करेंगे. और तब से लेके अब तक मैंने बाय एंड लार्ज एक वक्त पे एक ही फिल्म की है. ऐसा क्या? What was so unique about Lagaan in that it made you? I was a producer ना, so I could decide. So you had to. I could decide. Right. कि कैसे बनेगी. Right. तो मैंने कहा सिंग साउंड करेंगे, एक शेड्यूल में करेंगे, फर्स्ट एडी सिस्टम में लाऊंगा. तो ये सारी चीज़ें नहीं थी जो मैं करना चाह रहा था. तो एज ए प्रोड्यूसर जब मैंने शुरुआत की तो मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं मेरे फिल्म के अंदर. I've heard this. मेरे को इतना समझ नहीं आता. What is ये यूनिक फर्स्ट एडी थिंग जो आप लेके आए लगान में? I know it's a little bit of like you created that sort of position in the modern cinema, Hindi cinema ecosystem somewhat. What is so unique about this first AD position? ये होती क्या exactly? It just it's a very organized way of working. उसमें पेपर वर्क काफ़ी होता है, तो कोई गलतियाँ कम होती हैं बिकॉज थिंग्स आर प्लान्ड वेल इन एडवांस. और फर्स्ट एडी जो होता है वो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एंड ही और शी कंट्रोल्स सेट. तो प्रेप के वक्त भी
कितना वक्त लगेगा. So first AD is a person who's not actually a creative person. He's an administrative person. अच्छा. तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी कि काम जो है स्मूथली जाए और जो शेड्यूल मैंने बनाया एज अ फर्स्ट AD वो फॉलो हो. We should not fall behind schedule, and things should happen in time. So the first AD is not really concerned with how well you're making the film. He's concerned with whether you're doing it in time or not. Got it. And because he's the center of information, he or she, so he's the one who gives that information out to different departments ताकि वो synchronize होके काम करें. क्योंकि हम लोग इतने डिपार्टमेंट साथ में काम कर रहे हैं, so there needs to be someone Synchronicity. Yes. Right. तो वो फर्स्ट AD की जिम्मेदारी होती है. And you started तो that. पहले वो नहीं था, हम लोग चीफ असिस्टेंट हुआ करता था. वो एग्जैक्टली उस वक्त तो पेपर वर्क क्यों नहीं करते थे. एज एन असिस्टेंट जब मैं पहली दफ़ा मैंने काम किया, मैं 18 साल का था, चचान के साथ मैंने शुरू किया, तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी. आई जॉइन लिटिल लेट. तो मैंने चीफ असिस्टेंट से पूछा कि भाई इस पेपर वर्क आप लोग कर चुके हैं, मैं ज़रा देखूँ. तो उसने कहा कौन सा पेपर वर्क. तो ऐसे मतलब लोकेशन ब्रेकडाउन, एक्टर रिक्वायरमेंट, प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट्यूम रिक्वायरमेंट्स, कुछ तो किया होगा आपने. इसे नहीं वो सब हमको यहाँ पता है. तो ऐसे अच्छा. तो फिर गलतियाँ होती हैं. अब बताओ, मैं लिखता हूँ. हाँ. Then you start making mistakes, when you don't do the paperwork properly. तो ये जब आप सिस्टमैटिकली करते हैं तो गलतियाँ कम होती हैं. ऐसे नहीं कि नहीं होती हैं, कम होती हैं. Chances of things going wrong is less, is reduced. So it's a very planned way of working, which I thought is nice. We should bring it in. Interesting. I have a question. What are you self-conscious about even now? वैसे सेल्फ कॉन्शियस तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ होते हैं. लाइक जब PK में जब मुझे वो सीन करना था, जब एज अ एलियन में आता हूँ कपड़े वपड़े, हाँ, आई वाज कॉन्शियस. आई वाज डेफिनेटली सेल्फ कॉन्शियस. Right. तो हाँ, But like. बट यू डील विद इट. वो अपना काम है यार. वो सीन करना था मुझे, प्लेइंग अ कैरेक्टर, Right. जिसका इस्तेमाल हमने इस फिल्म में भी किया है. अच्छा. इस You're a फिल्म basketball. में ही इज अ बास्केटबॉल कोच. हाँ. बास्केटबॉल कोच है और वो टिंगू है. सब उसको टिंगू बोलते हैं. अच्छा. So you played to the insecurity. Yeah, he is very insecure about his height. उसको सुनना नहीं है. उसको टिंगू बोले बड़ा उसको बुरा लगता है. Very self-conscious about his height. हाँ. तो that is one thing I was self-conscious about earlier when I started out as an actor. Isn't it funny that a lot of very successful people are shorter? I don't think कि height से कुछ अच्छा फर्क, नहीं. मतलब I don't think so. But sir, मतलब अगर if you feel wait, मेरे को लोग ऐसा सोचते हैं that I'm shorter, then you try harder in the world to achieve things. That you don't think that loop exists? That does, I suppose that does. आप देखिए आपको क्या रिसर्च में क्या मिलता है, but that could play a factor. Sure. And was there a lot But of... I know many, tall people who are very successful and very talented. And आपकी height क्या है? I'll take the compliment, sir. आप बोल दो, कोई बात नहीं. Yes. नहीं, हाँ. Right. Interesting. But ये होता है कि जब आप बचपन में जब आप किसी चीज से जूझ रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसलेक्सिक हो और आप स्कूल में देख रहे हो कि यार लोग समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, so that does drive you to work harder perhaps, but that can also depress you. It can also dishearten you, and it can also drive you to work harder. Both things can happen. But I think you're right about one thing. In childhood, when you face challenges, then it kind of brings out the fight in you. It creates character. It creates fire. हाँ, creates fire. मैं एक भूख पैदा होती है. सर सारी चोटें मोटिवेशन का सोर्स है. मैं तो अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, याद रखना जितनी चोटें लगी है ना, उनको दबाना नहीं है, उनको चैनल करना है. 1.5-2 साल में समझ आएगा चैनल कैसे करना है. अभी तो ग्रीविंग का पॉइंट है. ग्रीव कर लो. जब वो इवेंचुअली when it does become energy, there is nothing like a good injury. All greatness begins after a great failure. I think that's very well. My failures have been my biggest teachers for sure. Right. सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है मेरी नाकामियों. My failures have taught me the most. What do you think is the film that audiences will remember the longest from you? From my films? Yes. Oh, I don't know. Take a guess. I'll actually ask Tare you Zameen also. Par? Tare Zameen Par, what do you think? For me, I think 3 Idiots. 3 Idiots? Yes, 3 Idiots. But ये 3 Idiots जनरेशन है ना सर, ये अंडर 25 बच्चे हैं, इनकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है लाइफ में. 3 Idiots. नहीं, वैसे एक्चुअली अंदाज़ा अपना also I think.
बस that's all I was waiting for. That's it. Game over. Because my favorite is Andaz Amna. My favorite. It's a mad film. Totally mad. What is your favorite film of yours? I think it would be Tare Zameen Par. Okay. Yeah. Tare Zameen Par, Three Idiots. Those two. Yeah. And I mean, Lagan is no less. No, Lagan is no less. The Dangal is great. Dangal is great. Yeah. Sarfarosh is very good. Sarfarosh. Sarfarosh is the one with Nasruddin sir. जी. जिसमें आप पुलिस ऑफिसर हो. मैं IPS officer. Yeah, right, yes. Why do you think, if say people will remember Tare Zameen Par, or for that matter, Andaz Apna Apna, and your favorite movie is Tare Zameen Par, why do you think is that difference? What is the audience looking for versus what are you looking for in a movie? The reason amongst my films, I mean, it's very difficult to Very choose. difficult. सबसे तो मैं पहले बोलूँगा यार, it's very difficult for me to choose. But if I have to choose one, then I would choose Tare Zameen Par simply because of the kind of impact it had. Tare Zameen Par, Three Idiots, it had a very deep impact on society, helped a lot of kids. बहुत सारे बच्चों की लाइफ चेंज हो गई, पेरेंट्स की लाइफ चेंज हो गई, और तो इसलिए मैं उसको बहुत that's why it's a special film for me. Wow, okay. It was able to help a lot of people. Interesting. हाँ. Do me a favor. Explain the story, the plot of Sitare Zameen Par without giving it away. Give people a bite. हाँ. Well, it's really a story about Tare Zameen Par का exactly opposite है जो मेरा किरदार है. Okay. Nikum was very sensitive. Gulshan is very insensitive. बदतमीज टाइप का आदमी है, झगड़ालू है, गुस्सा आ जाता है जल्दी, उसे लगता है मैं ही हमेशा सही हूँ. पुलिस की गाड़ी ठोक देता है दारू पी के, और उन्हीं को कहता है कि कोई जगह पार्क करने की तो ही इज ऑलवेज राइट, ही फील्स. तो उस किस्म का कैरेक्टर है. एंड इट्स रियली द स्टोरीज ऑफ हाउ व्हेन ही गेट्स दिस punishment actually to teach basketball to a team of players with intellectual disabilities. तो वो 3-4 महीनों में उनको जब बास्केटबॉल सिखा रहा है, एक्चुअली वो उसको अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं. दैट्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म. Interesting. या तो वो तारे ज़मीन पर में टीचर ने बच्चे को हेल्प किया था. इसमें जो न्यूरो डाइवर्जेंट Lot of basketball players हैं. हाँ. वो कोच को सुधारते हैं, Interesting. उसकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं. इट्स ऑपोजिट ऑफ दैट. So it's almost like. एंड इट्स ह्यूमर. अच्छा, it's तारे funny. ज़मीन पर was very emotional. Yes. This is very humorous. Humor is the vehicle. Are you saying that this is primarily comedy? Yes. अच्छा, it's a comedy film. Yeah. lovely. It's a light-hearted film, like a Raju Irani genre. अच्छा, okay. कि वो humor use करते हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत important कह रहा है. Like in Three Idiots. Right. But he uses humor as a vehicle to tell you. That is the genre. Very interesting. This one. Okay. Why no OTT with Sitare Zameen Par? यार अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ग्लास आप मुझसे खरीदें और मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, आप मुझसे खरीदें, और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर नहीं खरीदते हो तो मैं आपके घर पे आके ड्रॉप कर लूँगा 8 हफ्ते बाद, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, तो आप फिर क्यों खरीदोगे मुझसे? मुझे लगता नहीं कि दुनिया में और कोई भी प्रोडक्ट इस मॉडल में बिकता होगा. हम इकलौते हैं जो हम ऐसा करते हैं. Right. So it doesn't make sense to me. अच्छा. And so once the theatrical release of Sitare Zameen Par is over, there's no other way to watch it then. Let's see. Achha, let's see. You'll Let's make see. the decision when it comes. When it comes. Right now I'm focusing only on theaters. I was doing my research and I found that इस movie के लिए you were offered quite a bit of money from not just OTT but studios etc. And you had this thing कि मैं इसे खुद बनाऊंगा, or like you rejected the OTTs. Is there any other specific reason why you would do that? Yeah, it's just that you wanted creative control as producer. No, I just feel it's the wrong way to release a film. Acha. Yeah. You just feel it's a defeatist It's not way. the right way to release a film. It's not. You're not being fair to the material. इतनी मेहनत गई है फिल्म के अंदर, आप उसको. I'm not comfortable with that. Got it. तो अब जिनके लिए वर्क, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. It works for a lot of people and I appreciate that. Right. Doesn't work for me, so I don't want to do that. I have full loyalty for the theaters and the cinema hall. I feel it's a very different way of connecting with a film.
थोड़ा पास sorry, करो बस। sorry, हाँ नहीं सर, ऑल गुड। हाँ सॉरी। तो क्या है, हम जब फिल्म देखते हैं तो उसका एक मज़ा भी होना चाहिए। आप अंधेरे थिएटर में बैठते हैं, बड़े से स्क्रीन पे आप जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं वो शायद इन एन एक्सपीरियंस, यहाँ घंटियाँ भी बज रही हैं और नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या फिल्म देखोगे। तो मेरे लिए I agree. यू नो इट्स रियली ग्रेट टू वॉच अ फिल्म इन द डार्कनेस ऑफ अ थिएटर वेयर योर दैट्स द बेस्ट वे टू वॉच अ फिल्म। No, I would even say so much as that it's super difficult to watch anything long form because मेरा फोन बज रहा है। अभी मेरे को मेरा खाने का ऑर्डर आ गया, अभी मेरा दोस्त कह रहा है कि तू ऑनलाइन आजा गेम खेलेंगे। मैं कैसे फोकस करूं मैं पढ़ाई पे कैसे फोकस करूं मैं? मूवीज तो फिर भी सेकेंडरी हैं, किसी चीज पे भी आप फोकस कैसे नहीं कर फोकस सकते। करूं? हाँ, ये एक रियल प्रॉब्लम है और ये रियल प्रॉब्लम हम सबका इशू है, राइट? सो आई कंप्लीटली एग्री। या थिएटर में देखने की जो एक तो आई हैव अ लॉट ऑफ लॉयल्टी फॉर सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स एंड आई हैव फेथ इन माय ऑडियंस। या अगर फिल्म अच्छी बनी है तो फिर वो आएंगे थिएटर में देखने। हाँ, आई बिलीव दैट। who's your best friend in the industry? Oh, I've got a lot of good friends. Okay, good friends. Very good friends, yeah. Ranveer, Anil Kapoor, Jackie, Salman, Shah Rukh. Okay. Yeah. And what do you talk about when you guys hang out? Cinema? I saw some video of Ranveer being at your place and then अभी recently, Sachin Tendulkar हाँ. walking in. वो तो सितारे बहुत एक्साइटेड हो गए थे उनको देखने के लिए। Actually, I did it for them. अच्छा। Because ये उनकी पहली फिल्म है। These 10 actors Oh, who the are 10 actors. neurodivergent. Yeah, right. तो उनके लिए ये एक बहुत ही खास मौका है जो तो I want to give them the best. Got it. तो वो रणबीर को मिलना चाहते हैं। तो एक्चुअली आई सरप्राइज देम, उनको पता नहीं था रणबीर आने वाला है, सचिन आने वाला है। Got it. दे डिडंट नो दैट, सो दे वर थ्रिल्ड। हाँ। और जैसे 18 को मैं प्रीमियर रख रहा हूँ, मुझे प्रीमियर्स में बहुत कोफ्त होती है। क्यों? अरे बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनाइज करना, और फिर मैं होस्ट प्ले कर रहा हूँ, सब मेरे सीनियर आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं, सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है उस दिन यार। अच्छा। बट इनके लिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई फील इट विल बी रियली एक्साइटिंग फॉर देम। Yeah. They'll get to meet the whole industry and Agree. they'll be the stars on that evening. Right. So I want to do it for them. Got it. Do you still play chess? Once in a while, yeah, I play chess. Yeah. You abreast with how India और Indian chess के साथ क्या हो रहा है? कुछ आइडिया आपको? थोड़ा बहुत मैं ट्रैक रखता हूँ। आजकल फिल्म में ज़्यादा घुसा हुआ हूँ, तो आई डोंट कीप ट्रैक ऑफ एनीथिंग एक्चुअली। Right. You know that world champion is now Indian? Gokesh is now become world champion. हाँ sir. When was this? This is how many months ago? 4-5 months ago. अभी In classical style of classical playing. style. हाँ. And so मतलब Magnus basically said मैं खेलूंगा नहीं अब मैं तो. So he didn't play that tournament, ना? No. He didn't play that. He's tournament. given up. हाँ. And even the candidates run before he entered the world championship was phenomenal from Gokesh. And then, sir, as somebody who grew up playing chess, I'm so proud where India is at with chess. And I make it a point कि मैं इसको mention करूं because people don't realize the kind of dominance India has on chess is the kind of dominance India has on cricket. That's right. इस वक्त ऐसा हो गया, हाँ. And it's only going to get better because अगर मैं नाम लेना शुरू करूं ना, under 20-21 years old chess players who are top 20 already, it just doesn't end. It's just Indians. Yeah. It's just No, Indians. I think a lot of young kids in India have taken to chess. I think ये आनंद का भी इसमें बड़ा हाथ था. These are Vishy's kids. Yeah. This is Vishy's kids. Yeah. His impact 1:1. And I mean, I started playing in the light of Anand becoming world champion. जी. Because वो infiltrate करता है ना culture को. Everybody's like कि अरे ये Indian chess champion this that. And I remember seeing him for the first time. I was like maybe 9 or 10. Hero moment. He's an amazing guy. Yeah, I'm sure, sir. मेरी कोई मुलाकात उसके बाद नहीं हुई. But hero moment. And now we are seeing what one man can do for the rest of the country. It's incredible. As a fan, it's incredible. Yeah. Are you philosophical or spiritual about life? Do you believe in God? Actually, religion, I feel, is a very personal thing for people. Right. So I try and not talk about it on public platforms. I get it, but are you spiritual? I think so. I think so. Do you meditate? I do. Yeah? What type? Well, I had been to Vipassana, which I had to cut short after 4 days. I lost my friend, actually. A very close friend of mine passed away, so I had to abort on the 4th night. But that 4 days really had a deep impact on me. It's like a boot camp for meditation. Yeah. I've done Vipassana twice. Oh, you have? Twice, sir. And मेरे को लगता है फैक्ट्री रीसेट है लाइफ का. जब लाइफ हाथ से बाहर चली जाए 10 दिन जाके बैठा हूँ.
और आदमी अपने अंदर के सारे भूत जिनसे भाग रहा है ना वो सब आ जाते हैं, कुछ नहीं छूटता पीछे. एंड आई थिंक मैंने जितने ऑल्सो गोयंका जी की जो बातें होती हैं, जो वो लेक्चर देते हैं, टॉप सुपर नो एजेंडा, कोई उसमें इधर उधर की बात मिक्स नहीं है, कोई इधर उधर का मैसेजिंग मिक्स नहीं है. सिंपल टेक्निक पे फोकस करो, काम करे तो बैठना, नहीं करे तो चले जाना. दैट्स इट. बट फॉर अ लॉट ऑफ माय साइकोलॉजिकल अनवेलनेस, विपश्यना हैज बीन अ रामबाण. जब मेरा दिमाग मेरे हाथ से निकल जाता है और काबू में नहीं आता ना, मैं जाके बैठ जाता हूँ. मेडिटेशन. हाँ सर. और वो 10 दिन में ऐसा होता है कि किसी डॉक्टर ने आत्मा के अंदर से निकाल ली सारी, एंड नाउ यू कैन सी इट, इट स्टिल एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट आप देख सकते हो अच्छा ये बीमारी है, अरे पकड़ में ही नहीं आ रही थी, घुमा रही थी, भगा रही थी, यू नो, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग. No, meditation I think is something really amazing. Yeah. I have one last question. Look in the camera and say something to young Amir as an advice. Oh. Yeah, it's a new one. क्या एडवाइस दूँ यार? यही कि जो गलतियां आपने की हैं अच्छी हैं, दोबारा करिएगा. Right. क्योंकि वो गलतियां करके ही आप यहाँ पहुंचेंगे, उन गलतियों से सीख के. Got it. Well, sir, we have to cut this short. You've been on a very busy tour. Thank you so much. But it was lovely meeting you and chatting with you. I hope so, sir. Yeah. I hope I caught you at the fag. You had of a very lovely time. energy. Thank you, sir. If you ever need another person to talk to you, I'm here, offering my help. But thank you so much for your time. This is an absolute pleasure and an absolute fan moment for me. Almost never happened on this show. I've met with a lot of people. I'm very rarely that starstruck. Thank you. Thank you for your wonderful art. Thank you for impacting me in all the right ways. Thank you for Satyamev Jayate, 3 Idiots, Tare Zameen Par Lagaan, and all the other great work you've done. Thank you for Andaz Apna Apna. Thank you.